आगे हम बात करने वाले हैं कि जिस भी टॉपिक पे हम सब बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे पिछले वाले लेक्चर से रिलेटेड है। यदि इस वीडियो को आपको समझना है, इस लेक्चर को समझना है, तो पिछले वाले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। लेकिन आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि इसका जो रिलेशन है, सारा का सारा रिलेशन पिछले वाले वीडियो से है, इसलिए हम लोग उसको देखेंगे और उसी बेस पे मेरा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, और वो टॉपिक है मेरा रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस, यानी 3D की बात करते हैं। सही है। जब भी हम सब 3D की बात करेंगे, स्पेस की बात करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो किस में होगा? कंपोनेंट कितने होगा? हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स? ओनली 3 नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन स्पेस। ठीक है। तो हम देखेंगे वो 3 कितने हो सकता है, और यहाँ पर जिस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे स्पेस में, और कौन सी कंपोनेंट पढ़ने वाले इसमें, जिस भी कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसका नाम है कौन सा कंपोनेंट? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यहाँ पर रेक्टेंगुलर क्या पढ़ने वाले हैं? कंपोनेंट। तो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर है, इसमें किसी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। किस में रिजॉल्व करेंगे? 3D में। तो 3D में जो किसी भी वेक्टर को जब रिजॉल्व करते हैं ना, तो उसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ओनली कितने आएगा? 3 आएगा। कैसे आएगा आज हम समझने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। देखिए कैसे समझते हैं। तो सिंपल सा मान लेते हैं कि मेरा एक वेक्टर है, कोई एक वेक्टर है, और उस वेक्टर का नाम दे दिए, यहाँ से रिलेशन दिए, यहाँ से बात करते हैं, और यह O पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है? O पोजीशन से है, और यहाँ पर वेक्टर A है, और इस वेक्टर का नाम दे दिया हम लोग, कोई वेक्टर दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इस वेक्टर का नाम दे दिया हम लोग P, क्या वेक्टर का नाम दे दिए? P। एक वेक्टर है। ठीक है। अब यदि इस वेक्टर को हम चाहते हैं कि 3D में तोड़े, कितने कंपोनेंट में तोड़ना है? 3 कंपोनेंट में तोड़ना है, क्योंकि जब भी 3D की बात करें, 3D में यानी स्पेस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की संख्या सिर्फ कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। एक होगा x एक्सिस के अलोंग, एक होगा y एक्सिस के अलोंग, और एक होगा z एक्सिस के अलोंग। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब हमको जो समझना है, यदि x में देखेंगे, x एक्सिस के अलोंग यदि तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ पर कैसे तोड़ेंगे? यदि x एक्सिस के अलोंग तोड़ दिया जाए, इसी को x एक्सिस के अलोंग तोड़ेंगे तो ये क्या हो सकता है? ऐसा होगा। देखो इसी को तोड़ रहे हैं x एक्सिस के अलोंग। ठीक है। जब x एक्सिस के अलोंग तोड़ रहे हैं, तो तोड़ने के बाद ये p है, तो x एक्सिस, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? px। कोई दिक्कत? यदि हम लोग इसी को y एक्सिस के अलोंग तोड़ेंगे तो ये होगा, ये इसका y एक्सिस, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? py। सही है। और इसी को यदि z एक्सिस के अलोंग तोड़ दिया जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? pz। यहाँ तो कोई दिक्कत? इसका मतलब है इस p वेक्टर को रिजॉल्व कर दिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स? 3, यानी तीनों जो है आपस में परपेंडिकुलर है। ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर, और ये इस पे परपेंडिकुलर है। इसलिए इसको कहेंगे, ये जो px, py, pz है, इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ p इन स्पेस, क्योंकि स्पेस में सिर्फ 3 ही क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो सकता है। सही है। आगे बात करने वाले हम लोग हैं, तो देखेंगे क्या हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा नामांकन कर दिया जाए। नामांकन का मतलब होता है, जब इसको नामांकन करेंगे तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लिए A, इसको मान सकते हैं B, C, D, E, F और G। यहाँ तो कोई दिक्कत? बड़ी मज़ेदार बात है। तो अब एक बात आ रही है, यदि P कोई वेक्टर है, और इस वेक्टर को along OX, along OY, along OZ यदि तोड़ते हैं, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस के along तोड़ते हैं, तो इसका मतलब है जिन वेक्टर में तोड़ते हैं px, py, pz, इस तीनों को जोड़ेंगे तो p होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि तोड़ रहे हैं तो तोड़ने के बाद हम बताए थे, यदि ये वेक्टर है और इस वेक्टर को हम तोड़ रहे हैं तो ये 2 हो रहा है ना? ये 3 में तोड़ेंगे 3 होगा, लेकिन इस तीनों को जोड़ेंगे तो फिर वो क्या आ जाना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा होता है या नहीं है। ऐसा होता है तो रिजोल्यूशन मेरा क्या है? सही है। इसके लिए एक चेक करते हैं। कैसे? तो थोड़ा सी बात कर लेते हैं, और कुछ भी जो बात करने वाले हैं तो उसको हम पहले मान लेते हैं लेट, क्योंकि कुछ भी कर लेट कर रहे हैं तो लेट ले। तो हम मान लेते लेट क्या कर लेते हैं कि OP, OA, देखो कोई OA वेक्टर है, देखो यहाँ पर
कोई ओ ए वेक्टर है, देखो यहां से ओ ए है ना, ओ ए को क्या माने हम लोग, पी वेक्टर। ध्यान से देखना यहां पे क्या करना है, ओ ए है, ये ओ ए मेरा वेक्टर है और उस ओ ए को क्या माने हैं, पी वेक्टर। लेकिन इस ओ ए को पी वेक्टर माने, इसको रिजॉल्व किए हैं कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, 3 पार्ट में, क्योंकि स्पेस में 3 पार्ट में ऐसे रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्व किए 3 पार्ट में, तो एक पार्ट है ओ जी। अब ये ओ जी को मत समझ लेना अवे गधे, ओए गधे, ओ जी है, समझ ले, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओ जी को मतलब होता है ओ जी, ओ जी, और याद रखना ओ जी कितना है मेरा, हाउ मच, पी एक्स। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है चीज, यानी एक्स कंपोनेंट हो गया। और इसी को कितने कंपोनेंट में, किस कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं, ओ ई, देखो ओ ई है ना, उसको कहेंगे ओ ई, और ओ ई जो है ये ओ ई और बी ए दोनों सेम होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कभी भी जब भी इसकी बात करते हैं पैरेललशिप से, ये और ये दोनों सेम होगा। क्यूबाइड है ना, ये क्यूबाइड बन रहा है, और क्यूबाइड का जो अपोजिट साइड से होता है वो हमेशा साइड में क्या होता है, इक्वल में क्या होता है, लेंथ में क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा। तो इसलिए हम लोग इसको भी क्या करेंगे, जो ओ ई है वो बी ए के बराबर होगा, इसको लिख सकते हैं बी ए, और बी ए बराबर कितना है, बोलो पी वाई। बोलो यहां तक समझ आ रही चीज, यहां पर कोई दिक्कत। आगे देखिए, फिर यहां पर आते हैं, ये ओ सी है, ये क्या है यहाँ पे, ओ सी, और ये जो ओ सी है ना, ये ओ सी क्या जी बी के बराबर होगा, पैरेलल, जानते होंगे पैरेलल है, तो ये हमेशा दोनों के बराबर होगा, यानी ओ सी मस्ट बी इक्वल टू जी बी होगा, और ये जी बी किसके बराबर होगा, पी जेड के बराबर होगा। बस यही देख लिए, यानी इसको क्या, पी कोई क्या है, वेक्टर है, इसका x कंपोनेंट क्या है, ये है, y कंपोनेंट ये है, और ये क्या है, z कंपोनेंट। और तीनों जो है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है तीनों आपस में परपेंडिकुलर होगा, सही है। तो हम इस तीनों को मिलाएंगे, px, py, pz, तो क्या आना चाहिए, p आना चाहिए, यानी px प्लस py प्लस pz मिलाने के बाद p आना चाहिए, तब देखेंगे इस रिजोल्यूशन क्या है, ये सही है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्या करते हैं इसके लिए जो हम ध्यान देते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं इसमें, इस ट्रायंगल में आइए, इसको मिला सकते हैं, बोलो तो मिला सकते हैं ना, बोलो मिला दिए। तो जो ही मिलाएंगे तो ये हमेशा रिजल्टेंट होगा। तो इस ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल ओ जी बी, तो देखेंगे इन ट्रायंगल ओ जी बी, ये बड़ी अच्छी सी बात है, ओ जी बी। ओ जी में देखेंगे आपको कौन सा लगाएंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है यदि किसी ट्रायंगल में दो साइड सेम ऑर्डर में हो, तो जो थर्ड साइड होता अपोजिट ऑर्डर में, उसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। जैसे देखो इसमें बात करें तो ओ जी बी में बात करें तो ओ जी ढिचके हैं, एक डायरेक्शन में है, जी बी ढिचके हैं, सेम ऑर्डर में है, देखो सेम ऑर्डर में ढिचके हैं, तो ये जो ओ बी है ये अपोजिट ऑर्डर में है, ढिचके, जिसको कहेंगे रिजल्टेंट। इसका मतलब है कि जो क्या है ओ बी, यहाँ पे देखना होगा, ये जो ओ बी है ये मस्ट बी इक्वल टू होगा सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी क्या होगा, ओ जी प्लस क्या होगा, जी बी। बहुत बढ़िया। तो देखिए ओ बी को आप लोग क्या लिख सकते हो, ओ बी इक्वल टू ओ जी, यहां से देखो ओ जी ओ जी ओ जी कहीं है, ओ जी मतलब पी एक्स। बहुत बढ़िया, इसको लिखेंगे पी एक्स प्लस जी बी पी जेड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई फर्क पड़ा यहाँ पर, देखो कितना बच्चों वाला खेल है। लेकिन एक और काम करते हैं, एक और ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, और वो ट्रायंगल बन रहा है ओ बी ए। तो हम यहाँ पर और लिख सकते हैं, फिर से देखो इन ट्रायंगल ओ बी ए, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, बोलो ट्रायंगल बन रहा है, वो ट्रायंगल जो बन रहा है ओ बी ए बन रहा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में भी फिर ट्रायंगल लॉ लगा देंगे। ट्रायंगल लॉ क्या कह रहा है, फिर से बता रहे हैं कि यदि दो साइड सेम ऑर्डर में हो, यदि दो वेक्टर को किसी ट्रायंगल के सेम ऑर्डर में दो साइड से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो थर्ड जो साइड होगा उस दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। यहां पे देखो तो ओ बी ए की बात किए तो ओ में देखो डायरेक्शन ओ बी ढिचके हैं, बी ए ढिचके हैं, तो अपोजिट ऑर्डर ढिचके हैं। ये है कि ये पी जो होगा सम ऑफ दिस एंड दिस। तो यहां पे देख लेंगे यहां पर क्या हो रहा है, ये जो ओ ए है मस्ट बी इक्वल टू ओ ए, ओ बी प्लस बी ए,
बी ए भी नहीं, उल्टा हो जाएगा, ओ बी प्लस बी ए, यहाँ पे लिखेंगे ओ बी प्लस क्या होगा बी ए। बहुत बढ़िया। तो देखिए ओ ए को क्या माने हम लोग पी, देखो पी, बहुत बढ़िया, इक्वल टू ओ बी व्हाट, यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन ओ बी मतलब, तो हम लिख सकते हैं कि पी एक्स प्लस पी जेड प्लस बी ए मैंने व्हाट बी ए पी वाई। देखो तो रे, इसका मतलब है थोड़ा सा ऑर्डर में लिख दें, इसको लिख सकते हैं कि पी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्या होगा पी जेड। क्या हो रहा है देखो, तो हम बताए थे अभी जस्ट, यहाँ पर जस्ट बताए थे कि 3 वेक्टर है, यानी कोई वेक्टर है p, उस p को x कंपोनेंट पी एक्स, y कंपोनेंट पी वाई, z कंपोनेंट पी जेड, तीनों में तोड़े हैं, तो फिर तीनों को जोड़ेंगे तो ये भी आ रहा है, प्रूफ हो गया। तो रिजोल्यूशन मेरा क्या है सही। लेकिन एक और बात करेंगे झंडू बाम, बड़े पते की बात करेंगे, और वो बात क्या है देखते हैं। देखिए क्या करते हैं, p इक्वल टू पी एक्स है, इस पी एक्स को वेक्टर कहते हैं अलोंग द x एक्सिस, पी वाई अलोंग द y एक्सिस, पी जेड अलोंग द z एक्सिस। तो अब यदि पी एक्स को वेक्टर है और इस वेक्टर को कह दिया जाए, किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा डायरेक्शन भी होगा, तो किसी वेक्टर से एरो हटा दो, डायरेक्शन हटा दो, सिर्फ क्या बचेगा मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा रे पी एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या लिखे हैं, ये वेक्टर है, तो वेक्टर में सिर्फ वेक्टर को ही ऐड कर सकते हैं, दूसरे का ऐड नहीं कर सकते। तो अब तो ये मैग्नीट्यूड है ना, तो डायरेक्शन तो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये एक्स एक्सिस को। तो बताए थे एक्स एक्सिस में कौन सा डायरेक्शन होता है आई कैप, वाई में जे कैप और जेड में के कैप। तो क्या इसको लिख सकते हैं आई कैप, बोलो कोई दिक्कत। सिमिलरली प्लस पी वाई, इसमें आप क्या लगा देंगे जे कैप, और यहाँ पे लिख सकते हैं पी जेड के कैप, कोई दिक्कत। और ये मेरा क्या था रे वेक्टर, कोई दिक्कत। और ये एक सिंगल वेक्टर है, और इस सिंगल वेक्टर को पी एक्स पी वाई और पी जेड में बांट दिए हैं, और जो इसका रेक्टेंगुलर वेक्टर है, कोई दिक्कत। लेकिन अब मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, यदि पी एक्स पी वाई पी जेड दी हुई हो, तो जो जिस वेक्टर को तोड़ रहे हैं ना उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये भी तो निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं, छोटा है पर मोटा है पर मजेदार है। कैसे मजेदार है देखेंगे, लेकिन देखने के लिए थोड़ा सा दिमाग को भी, आपको दिमाग की बत्ती को भी जलाना होगा। और कैसे जलाते हैं उस बत्ती को आगे देखिए, है ना, समझदारी के बात है यहाँ पर। तो फिर से देखते हैं, यहाँ पर आपको पता होगा जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, यानी क्या होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। सही है, चलिए तो हम यहां पर लगाते हैं इस ट्रायंगल में आ जाए ओ बी जी, ये जो हमेशा परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल कितना था ओ बी जी, ओ बी जी। इस ट्रायंगल में फिर से लेते हैं ओ बी जी, ओ फॉर आउल, बी फॉर बॉल, जी फॉर जो भी समझ लो गॉट, समझ गए, ज़्यादा फीलिंग मत लो। तो हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर लेंगे तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के जो सामने वाला अपोजिट साइड से होता है वो हाइपोटेनियस होता है, और बाकी जो रेस्ट है ना उसको जिस एंगल के लेंगे ना वो बाद में देखेंगे। तो इसको मान लेंगे ये हाइपोटेनियस होगा, इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे, इसको बेस मान लेंगे। तो जो ओबी का स्क्वायर होगा इस ट्रायंगल में देखना, ये जो हुआ पाइथागोरस प्रमेय से ओबी स्क्वायर जो होगा, ये ओबी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ओ जी स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर। तो क्या होगा ओ जी स्क्वायर, अब ये गधे स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे जी बी स्क्वायर, जी बी स्क्वायर। देखिए एक चीज देखना है, तो ओ बी जो स्क्वायर होगा ओ जी में व्हाट बताए थे ओ जी नहीं, क्या है वहाँ पर ओ बी मतलब क्या है यहाँ पे दिया है ओ बी, कहीं है ओ बी निकला है, ओ बी नहीं पता छोड़ दीजिए, नहीं पता ओ बी। अब ओ जी तो पता है, चलिए ओ जी मतलब पी एक्स, तो ओ जी लिए पी एक्स लिए हैं, तो ओ जी यहाँ पर क्या है सिर्फ लेंथ को बता रहा है, और लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड के लेंगे, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या लेंगे फिर सिर्फ
पी एक्स का स्क्वायर, और जी बी जो है ये जी बी ये पी जेड है। देखिए वेक्टर फॉर्म है, सिर्फ जी बी की बात करें यानी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा रे, पी जेड का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा रे, थर्ड। 1 लिए थे तो चलो 2 मान लें, क्या फर्क पड़ता है, 2 सही है। कोई दिक्कत आ रही है समझ में? नहीं समझ में आ रही है तो पूछो, बार पूछो, पहुंच करो, समझो, फिर भी पूछो, है ना रे। तो हम बात करेंगे फिर से, लेकिन यहां पर ये ओ बी का मान निकल गया, लेकिन फिर से एक ट्रेंगल और बन रहा है ओ बी ए, तो फिर यहां पर लगाएंगे इन ट्रेंगल ओ बी ए। यहां भी एक ट्रेंगल बनती है, कौन सा ट्रेंगल, ओ बी ए। जब ओ बी ए की बात करते हैं तो इस ओ बी ए में ये भी इस पे परपेंडिकुलर होता है रे झंडूबाम, बोलो। यानी जो हाइट होगा ये, यानी ये जो होगा हमेशा इस प्लेन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा इसका, हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो ओ ए का जो स्क्वायर होगा मस्ट बी इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ बात करते हैं, इसमें देखेंगे तो ओ ए का स्क्वायर, यहाँ पाइथागोरस में लगाएंगे तो लिखाएंगे ओ ए का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा रे, ओ बी स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे, बी ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बी ए स्क्वायर। लेकिन अब देखिए ओ ए को क्या मानते हैं हम लोग, ओ ए को क्या मानते हैं, पी। वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो ये ओ ए पर ये एरो हैगा, लेकिन जब सिर्फ ओ ए ले, लेंथ ले, तो वो मैग्नीट्यूड को शो करता है। पी के मैग्नीट्यूड को पी माने तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी। ओ बी यहाँ पे देखो, ओ बी देखो क्या होगा रे, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, और बी ए कहीं है कमीना, क्या लिखेंगे, पी वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे पी वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो पी इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसे करके रूट अंडर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा रे, पी जेड स्क्वायर। तो इससे पता चला है कि जब भी कभी यदि एक्स कंपोनेंट मालूम हो, वाई कंपोनेंट मालूम हो, जेड कंपोनेंट मालूम हो, तो क्या उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा रे, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी। यानी वेक्टर पी का ये क्या निकल गया है, मैग्नीट्यूड। यहां तक समझ में आ रही है? आगे हम बात करेंगे, जब मैग्नीट्यूड निकल गया तो फिर डायरेक्शन भी तो देखेंगे। यानी ये जो वेक्टर पी है ना, अब देखेंगे पी से कितना डायरेक्शन में है, पी वाई से कितने किस डायरेक्शन में है, पी जेड से किस डायरेक्शन में, किसी न किसी डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन निकल गया, क्या निकालना पड़ता है, एंगल। क्या निकालना पड़ता है, एंगल। तो एंगल कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे, लेकिन इसके लिए जगह नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जितने भी चीज है इसको समझिए, लिखिए, पॉज कीजिए, फिर हम जाएंगे देखेंगे आगे इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पॉज। और तो देखिए अभी तक आपको बताए थे कि आप किसी भी जो मैग्नीट्यूड है, कोई वेक्टर है, इस वेक्टर को 3 कंपोनेंट निकालते थे। एक था अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी वो था पी एक्स वेक्टर, अलोंग द वाई एक्सिस पी वाई वेक्टर, एंड अलोंग द जेड एक्सिस पी जेड वेक्टर। इस सब के बारे में निकाल लिए थे कि इसमें क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस में क्या होगा पी एक्स, वाई एक्सिस में क्या होगा पी वाई, और क्या होगा जेड एक्सिस में क्या होगा पी जेड, निकाले थे। लेकिन जब हम अब यहाँ पर देखे हैं कि ये जो मेरा यदि पी एक्स दी हुई हो, पी वाई दी हुई हो, पी जेड दी हुई हो, तो ओ पी मेरा निकल जाएगा। बताया था जस्ट फॉर्मूला, यानी ओ पी यानी पी जो है, पी का जो मैग्नीट्यूड है वो निकल जाएगा कि पी का मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड। लेकिन ये बोल दिया ये पी है ना, इसका डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो यदि डायरेक्शन मान लिया जाए ये इसके साथ, इसी को हम लोग तोड़ देते, क्या कर देते हैं, तोड़ते, इसी को निकाल देते हैं, निकालते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं। मान लिया जाए कि ये ऐसा था और इसको कहे थे एक्स कंपोनेंट, एक ऊपर था वो मेरा क्या था, वाई कंपोनेंट, और एक ऐसा था और वो मेरा क्या था, जेड कंपोनेंट। ठीक है, तो इधर जो लिए हैं वो मेरा क्या था, लिए थे यहाँ पर पी एक्स, इधर जो लिए हैं वो क्या लिए हम यहाँ पर पी वाई, और इधर जो लिए हैं वो क्या लिए हैं पी जेड। 3 वेक्टर लिए हुए, देखो तो लिए है ना, यानी इस वेक्टर और किस वेक्टर को तोड़े हैं, यहाँ पर एक वेक्टर तोड़े हैं, और इस वेक्टर का नाम है यहाँ पर दिए थे, ये पी वेक्टर दिए थे, ये वेक्टर था ना। इस पी वेक्टर को इसी में से निकाल दिए सबको, यानी पी क्या करते हैं, एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को निकाल दिया और यहाँ पर से लिख दिया। इसमें क्या किए थे, ये मेरा p कोई वेक्टर है और इस p वेक्टर को अलोंग द x एक्सिस, ये क्या हुआ था अलोंग द x एक्सिस, क्या माने थे इसको px, क्या माने हैं इसको px वेक्टर माने हैं। अलोंग द y एक्सिस इसको क्या माने हैं py वेक्टर माने हैं। और अलोंग द z एक्सिस इसको क्या माने हैं, इसको क्या माने हैं pz वेक्टर माने हैं। सही है। तो अब कहा जाए इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इस डायरेक्शन के लिए बताए थे कि यदि ये p x एक्सिस के साथ यानी इसके साथ अल्फा एंगल बना सकता है, ठीक है। तो अल्फा एंगल बनाएगा तो हम बताए थे px बराबर व्हाट, जिसके साथ एंगल हो ना वो x कंपोनेंट होगा, ठीक है। उसके साथ क्या लगाते हैं, कॉस या साइन, कॉस लगाते हैं हमेशा, जिसके साथ एंगल हो उसके साथ क्या लगाते हैं, कॉस लगाते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो px निकालेंगे इस फॉर्मूला से, तो px इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा p कॉस अल्फा, बताए थे। यानी px के साथ क्या अल्फा है, इसलिए इसके साथ क्या लगा देंगे हम लोग कॉस, तो यानी क्या होगा px इक्वल टू क्या होगा p कॉस अल्फा। जब p कॉस अल्फा की बात करते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या लगा देंगे रे, कॉस अल्फा निकालेंगे तो कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा px बाय क्या होगा रे p, क्या यहाँ से क्या निकल रहा है, एंगल निकल जाएगा। चलिए उसके साथ यदि मान लिया जाए कि ये जो p है, ये जो है ना इस p के साथ, किसके साथ, इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो जब बीटा एंगल बना रहा है तो अब देखो इस y के साथ बीटा है, जिसके साथ बीटा है यानी एंगल है उसके साथ कॉस लगाते हैं, तो यहाँ पे py बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो py बराबर क्या होगा रे p कॉस बीटा, यानी जिसके साथ अल्फा नहीं, ये बीटा किसके साथ है, यदि अल्फा लेते हैं ना ये अल्फा तो ये हो जाता है कि p साइन बीटा। देखो हम बता रहे हैं ना, हम क्या बात करें अल्फा लिए, यदि सिर्फ अल्फा की बात करेंगे ना तो ये हो जाएगा p कॉस अल्फा और ये हो जाएगा p साइन अल्फा। लेकिन अब इस बीटा को ले रहे हैं तो बीटा किसके साथ है, py के साथ है, तो जिसके साथ एंगल होता है ना उसके साथ कॉस लगाते हैं और दूर वाले के साथ साइन लगा। तो इसके साथ क्या है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ py इक्वल टू क्या होगा p कॉस बीटा, और यहाँ से कॉस बीटा निकाल दो तो कॉस बीटा इक्वल टू हो जाएगा py बाय क्या होगा, बोलो तो बोलो क्या होगा p। बहुत बढ़िया, यहाँ से p निकल जाएगा, ये इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे 4 निकालें, सही है। लेकिन जस्ट आगे और बढ़ जाते हैं तो यदि मान लीजिए जो है ये इसके साथ, किसके साथ pz के साथ यदि गामा एंगल बना रहा हो तो अब ये एंगल, ये इसका एंगल किसके साथ है, pz के साथ है, इसका एंगल किसके साथ है pz के साथ है। इसे pz निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग जब pz निकालेंगे तो pz इक्वल टू होगा, बोलते जाना, वो हो जाएगा p कॉस गामा, और यहाँ से कॉस गामा निकालेंगे ये हो जाएगा pz बाय क्या होगा रे p। इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे यहाँ पे 3, यहाँ तक आ रहा, विजिबल है, यहाँ तो विजिबल नहीं है। चलिए इसको विजिबल नहीं है, इसी चीज़ को हम लोग फिर से इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर इसको देखो, इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि pz इक्वल टू लिख सकते हैं p कॉस गामा, क्योंकि ये गामा जो है इसके साथ एंगल बना हुआ है, तो जिसके साथ एंगल है उसके साथ क्या लगाएंगे कॉस लगाएंगे, और यहाँ से हम लोग कॉस गामा निकालते हैं तो ये होगा pz बाय क्या होगा p। चलो ये विजिबल है, इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे 3 मानेंगे। और ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है ना जो निकला है ना, इस तीनों को ही हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल कोसाइन, यानी ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, किसका, p का, कोई दिक्कत, यानी p का डायरेक्शन बता दी, कॉस अल्फा ले लिए तो डायरेक्शन बताता है किसके साथ, x एक्सिस के साथ यानी px के साथ। यदि कॉस बीटा लिए तो किसके साथ, y के py के साथ एंगल बना रहा है, और z की कॉस गामा की बात करें तो किसके साथ, pz के साथ इतने एंगल पे जा रहा है। तो इसलिए p कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं डायरेक्शनल कोसाइन। तो हम इसको कहते हैं डायरेक्शनल कोसाइन। तो ये हो गया मेरा डायरेक्शनल कोसाइन, कोई दिक्कत। ये जो टर्म है डायरेक्शनल कोसाइन यानी p कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पर कॉस में देखो s छूटा हुआ है, कॉस बीटा और यहाँ पर क्या है कॉस गामा, इस तीनों को हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल कोसाइन, क्योंकि ये p वेक्टर को क्या कर, किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सही है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी पूछ देता है कि आप ये ऐसा भी कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस क्या कर सकते हो हम लोग, थर्ड का स्क्वायर कर सकते हो, बोलो तो। इसी में इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट मान लिया जाए, इसका स्क्वायर
सेकंड का स्क्वायर और थर्ड का स्क्वायर करके ऐड कर सकते हो। यदि हम इसको ऐड कर दिया जाए तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखो इसको करो, यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर गामा। यहाँ पर आ गया, जो भी आ गया आने के बाद तो यहाँ पर जो टर्म आ रहा है देखो, तो यहाँ पर क्या आ रहा है पी एक्स बाय पी, इसका क्या होगा रे स्क्वायर प्लस इसको लेंगे तो क्या होगा पी वाई बाय पी, इसका क्या होगा स्क्वायर प्लस क्या होगा रे पी जेड बाय पी, और इसका क्या होगा रे स्क्वायर। चलिए हम यहाँ पर ऐसे लिखें, इसका मतलब है इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर सभी को लिख सकते हैं। तो ऊपर में ऐसे लिख सकते हैं कि पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, और नीचे में क्या होगा रे पी स्क्वायर। देखो सब में पी है, तो अल्टीमेटली अभी जस्ट देखे थे इससे पहले कि पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर ये पी स्क्वायर के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड बताए थे। तो वो होता है, ये होता है पी स्क्वायर, नीचे में होगा पी स्क्वायर और ये दोनों होगा कैंसिल आउट, कितना होगा ये 1। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हमेशा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। कोई दिक्कत, समझ गए। और इसी के टर्म में यदि इसी कॉस को साइन में बदल दोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर हो जाएगा 2। तो पुट कर दोगे, फॉर्मूला लगा दोगे 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा अल्फा, इस पे इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लो, इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लो। तो कन्वर्ट करने के बाद इसी को साइन में कन्वर्ट करो, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कन्वर्ट करो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से ट्रिगोनोमेट्री से, प्लस इसी को लिखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा। चलिए तो इस माइनस में सारा का माइनस में है, उधर लेके चले जाते हैं, तो चलिए ले जा गए। यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर गामा बराबर, देखो यहाँ से ये प्लस है तो यहाँ पर देखो 1 2 3, और इसको प्लस में इधर ले आएंगे तो क्या होगा -1, यानी क्या बचेगा 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा निकल रहा है, ये आ जाएगा। क्या दोनों विजिबल, ये भी नहीं है विजिबल, ये नहीं, ये भी नहीं है, ओ बोलना चाहिए ना। चलिए तो ये विजिबल नहीं है, तो इसको जब लिखेंगे तो यहाँ पर पता चल रहा है, इसका मतलब है इसके बराबर 1 हो रहा है, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ये किसके बराबर हो रहा है 1 के बराबर हो रहा है। उसी तरह से यदि हम इस सब को यदि क्या किया जाए, इस सब को किसको, इस सब को साइन कॉस को कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इस सब को साइन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा, ये बराबर क्या होगा 2। ये था आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, यानी कौन से कंपोनेंट निकालना था इसमें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस निकालेंगे, और उसका जो डायरेक्शन निकालेंगे एक्स एक्सिस के साथ, तो किस एंगल से हो गया एक्स एक्सिस के साथ, अल्फा से वाई के साथ, बीटा से और जेड के साथ गामा से होगा, और जो निकालेंगे जिस फॉर्मूला से निकालेंगे उसको कहते हैं डायरेक्शनल कोसाइन, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। और इस तीनों को यदि स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ये था आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन स्पेस, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाले थे। लेकिन इसी बेस पे अब बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे, इजी से इजी टफ से टफ, लेकिन पूरा कंसेप्ट जान गए हैं तो अब ये मेरा जो न्यूमेरिकल होगा ना वो बच्चों की खेल की तरह हो जाएगा और आसानी से बनाएंगे। इसके बाद रहा ये न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, जल्दी से देखिए। तो देखिए हम तो इस पर हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल अब नंबर कैसे होगा, अब इसको देखना है हमको। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा कि इफ है p इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ p एंड डायरेक्शनल कोसाइन। बहुत आसान है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि जब भी हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं यानी सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्या करते हैं सॉल्यूशन,
जब भी सॉल्यूशन की बात करें उसमें हमेशा याद रखना उस सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम में दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है। तो गिवन क्या है यहाँ पर, सिर्फ ये दिया हुआ P इक्वल टू इतना, ये दिया हुआ है ना, तो उसको लिख दो। यहाँ पर दिया हुआ गिवन है कि P इक्वल टू दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस क्या है 12k कैप, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर कहता है P का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो इससे पहले जब हम बताए थे कि यदि कोई वेक्टर हो तो उस P वेक्टर को ऐसे, यदि कोई P है इस वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं Pxi कैप प्लस Py j कैप प्लस क्या हो सकता है Pz k कैप। समझ गए क्या, ये टर्म देखो ये और ये क्या सिमिलर है कि नहीं है। जब ये और ये सिमिलर है तो यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ जो Px है उसका वैल्यू क्या है, पता चल रहा है, इजीली पता चल रहा है। और जो Py है यहाँ पे Py इक्वल टू कितना हो रहा है 4 आ रहा है, बहुत आसान सा चीज़ है। और Pz यहाँ इक्वल टू यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना हो रहा है 12 हो रहा है, बहुत आसान है। तब यही निकालना और कुछ नहीं करना है हम सबको, ठीक है। जब ये निकालते हैं ना तो अब हमको क्या कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ P निकालने कहता है, मैग्नीट्यूड निकालने कहता है। जब भी P का मैग्नीट्यूड कहेगा तो P होता है, और P बराबर जस्ट बताया था अभी फॉर्मूला कि Px का स्क्वायर प्लस Py का स्क्वायर प्लस Pz का स्क्वायर, बताया था जस्ट मैग्नीट्यूड के लिए। तो कैसे निकालेंगे, जस्ट पुट करो वैल्यू, सब पुट करते हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा रूट अंडर, जब Px का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस Py का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस Pz का वैल्यू क्या है 12, तो 12 का क्या होगा स्क्वायर। तो अल्टीमेटली सब कुछ जोड़ोगे तो 3 तिया 9 प्लस 16 प्लस 144 इक्वल टू होगा रूट अंडर 169, और ये जो होगा हमेशा किसके बराबर होगा 13 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा P निकल गया, इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। तो जो पहला क्वेश्चन था फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकल गया। अब दूसरा क्या कहता है निकालने के लिए, डायरेक्शनल कोसाइन। तो हम यहाँ पर डायरेक्शनल कोसाइन कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ पर निकालेंगे डायरेक्शनल, क्या निकालेंगे कोसाइन, बहुत आसान है। तो डायरेक्शनल कोसाइन में पहला कोसाइन क्या होता है, हम बताए थे कॉस अल्फा, ये है ना, क्या है ये कॉस अल्फा। तो कैसे डायरेक्शनल कोसाइन निकालेंगे, तो इसको समझना पहले होगा। क्या इसको मिटा दूँ, अब इसको मिटाने के बाद आपको इस समझना होगा डायरेक्शनल कोसाइन मतलब यदि कोई वेक्टर ये है, इसको कह दिए x, इसको कह दिए y और इसको कह दिए z, तो यदि ये कोई वेक्टर p है तो ये इसके साथ अल्फा, इसके साथ बीटा और इसके साथ कितना बनाया हुआ है गामा बनाए हुए, एंगल बनाए हुए है। तो इस कंडीशन में तो ये अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस अल्फा इक्वल टू होता है, अभी जस्ट बताए थे कि कॉस अल्फा इक्वल टू होता है कॉस अल्फा Px बाई क्या होता है P, तो Px का वैल्यू कितना है, अभी जस्ट निकाले थे Px 3 और P का वैल्यू कितना है निकला है 13, निकल गया। कॉस बीटा निकालेंगे तो कॉस बीटा निकालेंगे तो कॉस बीटा इक्वल टू होता है Py बाय Py का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 बाय क्या लिखेंगे 13, और कॉस गामा निकालेंगे तो कॉस गामा इक्वल टू होगा Pz बाय P, और Pz का वैल्यू कितना है 12, यहाँ 12 रखेंगे बाय क्या होगा 13, क्या डायरेक्शनल कोसाइन निकल गया। कुछ है इसमें, बहुत ही आसान है। इसी बेस पे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे और वो होगा ये। तब तक आप क्या करें, इसको देखें, समझे और पॉज करें। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और जब इस क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहता है पर समझना है जोर से और गौर से भी समझना है। क्या है, फाइंड द एंगल विद x एक्सिस एंड y एक्सिस मेड बाय ए वेक्टर i प्लस j। तो ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो बड़ी मजेदार बात है, आराम से बनाएंगे। तो यहाँ पर कहता है एक वेक्टर है, तो कोई वेक्टर दे दिया है और उस वेक्टर का नाम क्या है ये i प्लस। तो मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है p मान लेते हैं, और p इक्वल टू दिया हुआ है i प्लस j। कोई दिक्कत यहाँ कोई बात नहीं। इसका मतलब है इसका 2 ही कंपोनेंट है, x कंपोनेंट और यानी i का मतलब होता है x कंपोनेंट यानी x डायरेक्शन, और j का मतलब होता है कौन सा y डायरेक्शन, यानी j है x डायरेक्शन और y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कितना है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो बोलो कितना है 1, यानी i यानी x डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड है और j डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड।
तो कहता है कि x के साथ और y के साथ कितने एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे px निकालेंगे, px इक्वल टू हाउ मच 1, py को निकालेंगे, py इक्वल टू हाउ मच 1, और जार तो है ही नहीं, छोड़ दो, जोड़ नहीं है उसकी बात ही नहीं कर। तो चलिए फिगर बनाते हैं। तो जब फिगर बनाएंगे यहाँ पर, यहाँ पे फिगर बनाते हैं, इस फिगर को समझिएगा, ऐसा है और ऐसा है, तो सिर्फ हम लोग किसकी बात करेंगे, x और y की बात करेंगे, क्योंकि जार तो है ही नहीं। और यहाँ पे एक वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम क्या दे दिए हम लोग, p, और ये p इस x के साथ अल्फा बना रहा है और y के साथ कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है। सही। तो सबसे पहले बात को बना रहा है, तो हम यहाँ पर इसको क्या चीज़ चाहिए, तो px निकल गया, py निकल गया, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले p निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ p, यानी p निकालेंगे, यानी p निकालेंगे, तो p का वैल्यू होता हमेशा बताए थे रूट अंडर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस होता पी जेड स्क्वायर। पी जेड तो है नहीं, सिर्फ दो ही डायरेक्शन में है, तो उसको छोड़ देंगे और अल्टीमेटली लिखेंगे क्या हो जाएगा रे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अल्टीमेटली रूट अंडर 2। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत। लेकिन आगे बात करना चाहते हैं तो हमको p का वैल्यू तो निकल गया, हमको कहते हैं निकालने के लिए इसके साथ कितने एंगल होगा, इसके साथ कितना एंगल होगा। जब एंगल निकालिए तो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, चलिए। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन से, तो क्या होगा, कॉस अल्फा निकालेंगे, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, पी एक्स बाई क्या होगा p, और पी एक्स बाई पी की बात करते हैं, तो पी एक्स का वैल्यू कितना है 1, p का वैल्यू कितना है रूट 2, यानी क्या है कॉस अल्फा इक्वल टू 1 बाई रूट 2, यानी अल्फा बराबर होगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब है इसके साथ कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। निकल गया। अब क्या निकाले, ये एंगल निकालना है, फिर डायरेक्शनल कोसाइन, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कॉस बीटा, और कॉस बीटा इक्वल टू होगा पी वाई बाय पी, यानी पी वाई बाय क्या होगा पी, तो पी वाई का वैल्यू कितना है, यहाँ पे इसको पी वाई मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए पी एक्स, तो पी वाई कितना है यहाँ पर 1, पी का वैल्यू कितना है रूट 2, यानी क्या होगा, यानी कॉस बीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 2, और 1 बाई रूट 2 किसका होता है 45 डिग्री, यानी ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो पता चल गया कि जो वेक्टर i प्लस जे दिया हुआ है वो x एक्सिस के साथ 45 डिग्री के साथ है, एंगल पे है, और y के साथ भी कितने पे है 45 डिग्री के साथ। निकल गया आंसर, कोई दिक्कत है। तो इसी के साथ हम लोग जाएंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। पॉज। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 3, जिसको हमें जिस प्रॉब्लम को हम लोगों को आसानी से करना है, और कैसे करना है इसको समझना है, हम लोगों को बड़ी आसानी से समझना है। देखिए कैसे समझते हैं, यहाँ पर कह रहा है इफ ए वेक्टर एडेड विद रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर p एंड q, देन रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर इज यूनिट अलोंग द क्या होगा x एक्सिस। कोई दिक्कत। तो हमको सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझना है। समझते कैसे, तो समझेंगे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को गिवन देखना है, तब स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। गिवन कह रहा है कि एक वेक्टर दी हुई है p, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 7 j कैप, और प्लस क्या है माइनस में ना, माइनस 10 के कैप। सही है। और एक अलग से वेक्टर दी हुई है जिसका नाम क्या है q, और q बराबर दिया हुआ है i कैप प्लस 2 j कैप प्लस क्या होगा 3 k कैप, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर कहता है एक वेक्टर है जिसको ऐड करते हैं p और q के रिजल्टेंट से। तो पहले p और q का रिजल्टेंट निकालेंगे ना। तो p का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, यदि p है q है तो इस वेक्टर को यदि p प्लस q को जोड़ दिया जाए तो कोई ना कोई रिजल्टेंट वेक्टर आएगा नहीं आएगा। तो मान लेते हैं p वेक्टर को और q वेक्टर को जोड़े तो वो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ रहा है r। तो किसे r का वैल्यू कितना आएगा, तो देखिए r का वैल्यू जो निकालते हैं, p का स्थान पर p रखो, क्या रखेंगे 2i कैप प्लस 7 j कैप माइनस 10 k कैप, ये फिर प्लस कर देंगे, यहाँ पर क्या होगा i कैप प्लस 2 j कैप प्लस क्या होगा 3 k कैप। निकल गया। अब जब ऐड करोगे तो i के साथ करेंगे, j को साथ करेंगे, है ना, और k को k के साथ ऐड करेंगे। तो चलो i के साथ 2, इसके पास कितना है 1, तो 2 1 3, तो क्या होगा 3i कैप प्लस ये क्या 7 है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो 7 2 9 j कैप।
देखो यहाँ -10 है और यहाँ 3 है, तो ऐड करेंगे कितना होगा, से -10 और क्या +3 यानी क्या होगा -7 के क्या ये रिजल्टेंट निकल गया मेरा, कोई दिक्कत, रिजल्टेंट निकल गया। तो एक वेक्टर है, उस वेक्टर को निकालने का था, तो मान ले तो वो वेक्टर मेरा क्या है x, क्या मानते वेक्टर x। कहता है यदि कोई वेक्टर है उस वेक्टर को p और q का रिजल्टेंट क्या है r, यही कहता है p और q का रिजल्टेंट क्या है r, इसके साथ ऐड करते हैं, r के साथ ऐड करते हैं, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है ना इमीडिएट मैग्नीट्यूड, वो किस डायरेक्शन में होता है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, ये हो गया x है ना, ये हो गया y और ये हो गया z। इसका जो रिजल्टेंट है ना वो सिर्फ इधर होता है, किसके डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। कितना मैग्नीट्यूड, 1 मैग्नीट्यूड होता है, किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। यदि x डायरेक्शन की बात करें तो कौन सा कैप होगा, i कैप, यानी इसको यानी x को इसके साथ जोड़ेंगे, इसका जो होगा वो क्या होगा रे 1 i कैप, समझ गए, मैग्नीट्यूड 1 है और i कैप यानी यूनिट वेक्टर तो वही होगा, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए अब करते हैं, तो x इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं रे i कैप, इधर प्लस में उधर जाएगा तो -r कैप हो सकता है, बोलो। चलिए तो x इक्वल टू i कैप माइनस r है, तो r को लिख सकते हैं इधर, देखिए तो r के साथ क्या लिखेंगे, देखो तो 3 i कैप प्लस 9 j कैप -7 k कैप। देखिए इस माइनस को हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और ये क्या प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई दिक्कत, कर दिए। तो यहाँ पर देखते हैं तो x का जो वैल्यू निकलेगा i में से इसको हटाओ, कितना होगा -2i -9j प्लस क्या होगा रे 7k। देखो तो क्या हुआ, ये वैल्यू निकला और ये क्या, दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर। और ये जो मेरा वेक्टर था ये, इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज रिक्वायर्ड वेक्टर। निकल गया, बोलो आसान है कि नहीं है, कितना आसान है। तो सबसे पहले जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा कर दो, आपका न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएगा। ये सिंपल था, अब टफ पे जाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये था, तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग देखिए इससे इस आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन क्या था स्पेस पढ़े थे, यानी 3D में पढ़े थे। और जिसके बेस पे हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग डायरेक्शनल कोसाइन देखे, उसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट देखे थे, ठीक है ना। उसके बेस पर हम लोग क्या देखे, न्यूमेरिकल देखे। लेकिन अब जो कल का क्लासेस होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, है ना, और बहुत सारा वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। लेकिन इसी तरह से यदि आपको आगे का वीडियो देखना है, पीछे का वीडियो देखना है, नोटिफिकेशन आते रहना है, तो वीडियो को क्या करना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज यहीं तक, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।